हिस्ट्री विथ आनंद सर में आपका स्वागत। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे पुर्तगालियों का आगमन। उससे पहले हम सूचना दे दें कि चूंकि मेरा ऑफलाइन भी क्लास रहता है और काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए अभी 2 सप्ताह अल्टरनेट डे वीडियो आएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जो भी टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद हम लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि उस टॉपिक से संबंधित जितना भी प्रश्न है या जो भी डाउट है आपसे बात हो जाए। तो पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन कर लेंगे। जब भी टॉपिक खत्म होगा तब उसके बाद हम लोग लाइव आने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित सारा प्रश्न को डील कर लेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियो को रेगुलर भी करेंगे और इसका ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल अल्टरनेट डे आएगा, मंडे अल्टरनेट, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे को टाइम मिलेगा या संडे को टाइम मिलेगा तो लाइव आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का पुर्तगालियों का पुर्तगालियों का आगमन। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे यूरोपियन क्यों आ रहे हैं, तो उसमें हम जो देख रहे हैं पुर्तगालियों का आगमन देख रहे हैं। तो पुर्तगालियों का आगमन का क्या कारण था, तो 3-4 टॉपिक कारण क्या है। तो सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे हम लोग देखेंगे क्या, आने का घटनाक्रम। आने का आने का घटनाक्रम। दूसरा चीज हम ये भी बता दिए हैं, जैसे ही टॉपिक खत्म हो तो पीपीटी जो होगा हम अवेलेबल करवा देंगे। दूसरा, आने का कारण, आने का घटनाक्रम के बाद क्या देंगे, आने का कारण, आने का कारण। तीसरा जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। प्रमुख पुर्तगाली प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे, थर्ड या फोर्थ, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर देखेंगे। उसका देखेंगे क्या, पुर्तगाली पुर्तगाली एवं भारतीयों के बीच संघर्ष। पुर्तगाली एवं भारतीयों के बीच संघर्ष, मतलब कौन कौन से शासक थे जिनका संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, थोड़ा मुंबई को जानेंगे। एक्चुअली मुंबई पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी, लेकिन मुंबई पर कैसे मुंबई आया ये भी देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और अंतिम देखेंगे पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का पुर्तगालियों का पुर्तगालियों का योगदान। और एक लास्ट देखेंगे, पुर्तगाली योगदान का देखेंगे, पुर्तगालियों के पतन का कारण। पुर्तगालियों के पतन का कारण। एकदम क्लियर हो गया कि हम लोग पुर्तगाली को जो पढ़ेंगे तो इसी 4-5 चीज को लेकर रखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आने का घटनाक्रम क्या है, फिर देखेंगे आने का कारण क्या है, फिर देखेंगे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन है, फिर बोलेंगे पुर्तगाली एवं भारतीयों के बीच संघर्ष क्या हुआ उसको देखेंगे, फिर देखेंगे मुंबई को देखेंगे, मुंबई किस कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया, फिर देखेंगे पुर्तगालियों का योगदान क्या है, और फिर देखेंगे पतन का कारण। सबसे पहले आते हैं आने का घटनाक्रम। देखिए, आने का घटनाक्रम में एकदम क्लियर है, बचपन से ही पढ़े रहते हैं। 1498 में आप पढ़े होंगे। 1498 में कौन आता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, वास्को डिगामा का नाम सुने होंगे, वास्को डिगामा। और वो कैसे आता है, तो देखोगे एक भारतीय नाविक है जिसका नाम आप लोग पढ़ेंगे अब्दुल मजीद। अब्दुल अब्दुल मजीद मजीद अब्दुल मजीद के सहयोग से कहाँ पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है, ठीक है। स्वाभाविक है, जैसे ही ये कालीकट पहुंचेगा, एक्चुअली आज कोशिश कर रहे थोड़ा कैमरा से दूरी बनाने का। कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर कैमरा के पास एकदम सट जाते हैं तो चेहरा एकदम बोल्ड आ जाता है, तो दूरी बनाने का उसी अभ्यास में थोड़ा फ्लो वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो आ जाएगा। तो बोले कि अरब यात्री सब इसका विरोध करते हैं। एक्चुअली यहाँ का शासक कौन है, जब अरब यहाँ बात करिए कालीकट पहुंचता है तो आप लोग सोचिए जमोरीन यहाँ का शासक है। जमोरीन, एक चीज याद रखिएगा, जमोरीन शासक का नाम नहीं है, इसका पैतृक उपाधि है। जमोरीन इसका पैतृक उपाधि है। इसने स्वागत किया, जो कि अरब यात्रियों ने इसका विरोध किया। अरब यात्री इसका विरोध करेगा, क्या कारण है, अरब यात्रियों को लगा कि जो पैसा जो माल मेरे पास आना चाहिए, अगर पुर्तगाली लेके चले जाएंगे तो जो बीच का जो मार्जिन हम कमाते हैं वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे मेरा व्यापार से एक अधिकार खत्म हो जाएगा। ये अरब यात्री आज से नहीं है, सातवाहन काल से ही पैसा माल ले जा रहे हैं, यहाँ से भारत से वस्तुओं को ले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक इसका विरोध करेंगे।
लेकिन एक चीज समझ लीजिए, हम क्या बताए थे कि लौटने के क्रम में एक लंबा रूट से लौटता है। हम कब लास्ट क्लास में देख चुके थे केप ऑफ होप से कैसे आता है। तो एक लंबा रूट से फिर वापस लौटता है, और जब लौटता है तब देखोगे इसको अपने सारा यात्रा खर्च काट देता है, तब भी इसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो स्वाभाविक है बाकी में भी उत्साह जगा कि हमको भी ये करना चाहिए। और देखोगे इसके लौटने के बाद एक और प्रतिनिधिमंडल भारत आता है। फिर देखोगे पूरे 3 वर्ष के बाद फिर वास्को डी गामा भारत आता है। ठीक है, फिर वास्को डी गामा भारत आता है, और वास्को डी गामा से related कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब लेकिन अभी बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कब आया, दोबारा कब आया, कितने वर्षों बाद आया। पहले पूछा जाता था, अभी सब पूछता उछता नहीं है। अब आज ये दूसरा जो टॉपिक देखेंगे वो है आने का कारण। आने का कारण, देखो आने का कारण तो एकदम विजन क्लियर है। 2 कारण से आ रहा है। पहला तो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, अच्छा जब आर्थिक कारण का बात करेंगे तो जितने भी यूरोपियन हैं, जितने भी विदेशी कंपनी, सब आर्थिक कारण के आ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका दूसरा जो कारण है वो है धार्मिक कारण। दूसरा है धार्मिक धार्मिक कारण। अब आर्थिक कारण में समझ लो, पहले एक एक देख लो आर्थिक कारण क्या है। तो आर्थिक कारण सबसे पहला काम क्या है, मुनाफा कमाना। मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना का मतलब क्या है, जितना ज्यादा लाभ हो। दूसरा चीज है अपने प्रतिद्वंदी को बाहर करना चाहते थे। तो इनका प्रतिद्वंदी दो है, इनका प्रतिद्वंदी दो है। पहला प्रतिद्वंदी जो है अरब या फिर व्यापारी हैं और तुर्क व्यापारी हैं। दूसरा प्रतिद्वंदी इटली के व्यापारी हैं। हम बात किए थे कि इटली के व्यापारी को इस व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होता था। और देखिएगा शेक्सपियर का जब आप नाटक पढ़िएगा तो लिखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, मतलब वेनिस का यात्री। तो देखिएगा यहाँ पर इटली के व्यापारियों को भी बाहर करना इनका मकसद था। तो ये 2 मकसद था, पहले तो आर्थिक मुनाफा होगा ही होगा, और अपने कंपटीटर को बाहर निकालना। दूसरा चीज समझिए धार्मिक कारण क्या था। तो हम लोग क्या देखे थे, कस्तुतुनिया का जब पतन हो गया तो ऑटोमन तुर्क ने क्या किया, तुर्कों पर अधिकार कर लिया। ऑटोमन तुर्क ने क्या किया, तो तुर्की पर अधिकार कर लिया। अब इन लोगों को लगा, पोप को लगा कि भाई अब अगर कुछ किया नहीं जाए तो ईसाइयत की पतन हो जाएगी। तो बोला जाता है, इन्होंने जब बोला जाता है पुर्तगाली जब व्यापार भारत, मतलब पुर्तगाली जब यूरोप से निकलते हैं तो इनके एक हाथ में तलवार था जिसके बल पर वो सामान वसूलने निकलने हैं, और दूसरा हाथ जो खाली था उसमें पोप ने ईसाइयत का झंडा पकड़ा दिया कि जाओ थोड़ा ईसाई धर्म का प्रचार भी कर लो। इसलिए इनका दूसरा मकसद देखोगे बड़ा क्लियर है कि ईसाई धर्म का प्रचार एशिया और अफ्रीका में करना है। देखिएगा यही कारण है कि ये आते हैं व्यापारी बन के, लेकिन जैसे ही गोवा पर अधिकार करते हैं तो आप देखिएगा गोवा में जितने भी मंदिर थे इसको तोड़ दिया गया और वहां पर गिरजाघर बना दिया गया कि हम लोग किसका प्रचार करने आए हैं, ईसाई का। और इनका देखिएगा ये पॉलिसी में ही रहता है। यहीं जब ब्रिटिशर्स को देखिएगा तो वो शुद्ध व्यापारी बन के है, इसलिए उनका विजन बहुत आगे का रहेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। जब प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर बोलते हैं तो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर में दो तीन तीन गवर्नर का नाम एकदम याद रखना है। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर 3 गवर्नर का नाम याद रखना है। पहला क्या है, पहला क्या है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मीडा। फ्रांसिस्को जी अल्मीडा का बात करोगे तो इससे 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कि प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये याद रहेगा। दूसरा जो पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। ठीक है, अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो पुर्तगाली शासक ने बड़ा स्पष्ट कहा था, पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि आप जाइए और हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित कीजिए। हिंद महासागर पर जब अधिकार स्थापित कर लीजिएगा, आप जब हिंद महासागर स्थापित कर लीजिएगा तो हमको व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए देखोगे ये इनका मकसद था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत मकसद था कि हिंद महासागर पर व्यापार स्थापित किया जाए। लेकिन देखिएगा इसको, अल्मीडा को इसमें सफलता नहीं मिलेगी, अल्बुकर को सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी ये कोशिश करता है। देखोगे इसी क्रम में वो 2 लड़ाई लड़ता है, 2 युद्ध लड़ता है। देखो 2 युद्ध का नाम लिखा तो रहे हैं हम, लेकिन इसको याद वाद करने का प्रयास न करें।
क्योंकि क्वेश्चन बैंक देखने के बाद समझ में आ जाए कि आपको बेसिक चीज पूछता है और जो इंपॉर्टेंट वही पूछता है। लेकिन लिखाने के क्रम में हमको थोड़ा लिखाना पड़ रहा है, मान लीजिए हम चर्चा कर रहे हैं इस युद्ध का, तो ये युद्ध रटने का नहीं है, बस देख के छोड़ दीजिए और जो इंपॉर्टेंट होगा हम खुद बात कर लेंगे। जैसे देखो कि दो युद्ध लड़ेगा, पहला युद्ध है जिसका नाम बोलते हैं चौल का युद्ध, चौल का युद्ध, चौल का युद्ध। और टाइम पीरियड क्या है 1508। फिर बोलेंगे रटना नहीं है, अगर रट रहे हैं तो अपना ब्रेन हेमरेज करवा रहे हैं, इसे कोई पूछने पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरा है चौल का युद्ध, दूसरा पढ़ेंगे दीव का युद्ध, दीव का युद्ध, और जस्ट एक साल बाद है 1509। एक्चुअली क्या है, चौल के युद्ध में क्या हुआ था, जितनी भी इस्लामिक शक्ति थी, संयुक्त बेड़ा था, अरब, तुर्क, गुजरात के शासक, सब ने मिलकर चौल के युद्ध में आक्रमण किया अल्मीडा पर, और इस युद्ध में अल्मीडा हार जाता है। और इसमें बताया था अल्मीडा का पुत्र भी मारा जाता है। लेकिन दूसरे युद्ध में, द्वीप के युद्ध में, अल्मीडा सबको पराजित कर देता है, और जैसे ही संयुक्त बेड़ा को पराजित कर देता है, जैसे ही ये संयुक्त बेड़ा को पराजित कर देता है, अब इसका व्यापार चलने वाला है और इसको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो द्वीप के युद्ध के बाद थोड़ा पुर्तगाली, थोड़ा क्या हो गए, पुर्तगाली लोग थोड़ा क्या हो गए, पकड़ अपनी बनानी शुरू कर दिए, और जो पहले से व्यापार चल रहा था उनकी स्थिति थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए नेक्स्ट जो गवर्नर, जिसका नाम अल बुकर्क हम सुने होंगे, अल बुकर्क, अल बुकर्क नाम सुने होंगे, बड़ा फेमस है। अल बुकर्क से संबंधित कई बार प्रश्न आया है, कई बार प्रश्न आया है। और सबसे बड़ा चीज अल बुकर्क ने क्या किया, तो अगर मैप क्लियर है तो आपको बताए होंगे क्या, कि मान लीजिए यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, यहाँ पर आप लोग मलक्का है, ठीक है। तो इसने क्या किया, गोवा, फारस की खाड़ी, हरमुज बोलते हैं, हरमुज बोलते हैं, हरमुज, और यहाँ मान लीजिए मलक्का, मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, इस तीनों को नौसेरा बेड़ा में, नौसैनिक बेड़ा में स्थापित कर दिया। तो स्वाभाविक है अब इधर और इधर हिंद महासागर में व्यापार तभी संभव है जब इनके हिसाब से चीजें होंगी। तो स्वाभाविक है इसको क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। जब बात कीजिएगा अलबुकर के लिए दो तीन चैप्टर क्लियर रहता है, अलबुकर से कई बार क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसको बोलता है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इतिहास के लिए वास्तविक संस्थापक कोई नया शब्द नहीं है, पूरा एंशिएंट मिडाइल ने पढ़िएगा कि ये वास्तविक संस्थापक था। तो वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा काम करेगा, सारी चीजों को बदलेगा। तो दूसरा है, पहला वास्तविक संस्थापक है, और इसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको आगे ले आया, और 3 जगह पर नौसेना बेड़ी स्थापित करके इसने क्या किया, एक हिंद महासागर अपना बेस क्रिएट कर लिया। दूसरा इंफॉर्मेशन इसके बाद में याद रखिएगा, इसने कोचीन को राजधानी बनाई। कई बार पूछता है, 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, कोचीन को किसने राजधानी बनाई, गोवा को किसने राजधानी बनाई, और तीसरा कोचीन को जीता कौन, भले ही जीतने वाला या नहीं था। फिर देखोगे तीसरा चीज जो इन्फॉर्मेशन है, ये चाहता है पुर्तगाली लोग अस्थायी रूप से बसे, इसलिए पुर्तगाली पुरुषों को बोलता है यहाँ की महिलाओं से विवाह करने के लिए, ताकि अस्थायी रूप से पुर्तगाली का बेस बन सके। अब देखोगे जैसे ही हम बोले कि तीनों जगह पर कंट्रोल हो जाएगा, तो एक पॉलिसी लेकर जिसको बोलते हैं कार्टेज सिस्टम, कार्टेज, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कार्टेज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि भाई अब जिसको भी व्यापार करने जाना है, कार्टेज सिस्टम में जिसको भी यहां से व्यापार करने जाना है, इस क्षेत्र में जाना है अपने जहाज को लेके, तो पहले आपको क्या देना होगा, हमको टैक्स देना होगा। जैसे रंगदारी समझते हैं ना, एक तरह से रंगदारी टैक्स ले रहा है, तभी आपका जहाज सुरक्षापूर्वक जाएगा। अगर आप हमसे टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपके जहाज को डुबो दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है माल की सुरक्षा के लिए अब ये लोग कार्टेज सिस्टम में कुछ पैसा देना शुरू करते हैं। आपको जानने का आश्चर्य लगेगा, अकबर जैसा शासक भी कार्टेज सिस्टम में पैसा देता है पुर्तगाली को। तो स्वाभाविक है ये नौसेना इनका इतना स्ट्रांग है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो पुर्तगाली को जब गवर्नर का बात कीजिएगा तो अल बुकर को वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, और 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। इसके बाद जो वाइसरॉय, जिसके बाद जो गवर्नर है, उसका नाम बहुत बड़ा सुने होंगे, और उसका नाम है नीनो दी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा।
और इसके बारे में एक ही इंफॉर्मेशन है जो बार बार पूछता है, और यही एक इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? इसने गोवा के स्थान पर, इसने इसने कोचीन के स्थान पर, इसने कोचीन के स्थान पर गोवा को, किसने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाई? ये कई बार पूछा गया है, किसने गोवा को राजधानी बनाई। ठीक है, अब एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट और क्या पढ़ लेते हैं? वो पढ़ लेते हैं पुर्तगाली का भारतीय शासकों से संघर्ष। भारतीय भारत भारतीय शासकों से संघर्ष, भारतीय शासकों से संघर्ष। भारतीय शासकों से क्या संघर्ष हुआ, जरा उसको एक बार देख लें। तो देखिए, डायरेक्ट संघर्ष बहुत लंबा नहीं हुआ, बहुत लंबी लड़ाई तो नहीं चली, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से एक सबसे ज्यादा पूछता है। सबसे पहले जो क्या पूछता है कि 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा छीन लिया। किससे सुन लिया? तो बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। कई बार पूछा हुआ है, आदिल शाह से। ये क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है कि बाद में गोवा राजधानी बनती है, तो स्वाभाविक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो संघर्ष देखिएगा, एक गुजरात का शासक है, गुजरात का शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह। एक्चुअली मुगल पढ़िएगा तो मुगल के साथ संघर्ष भी, हुमायूं के साथ का संघर्ष भी होता है, लेकिन गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, अंततः इसको देखोगे जहाज पर बुला के धक्का देके गिरा देता है। तो ये भी मतलब कभी पूछेगा नहीं, लेकिन मुगल जब पढ़ते इस बार चर्चा कर लेते हैं। तीसरा जो पूछ सकता है, जो तीसरा जो पूछ सकता है, जो मराठा से संबंधित है, बोला जाता है बाजीराव प्रथम के समय, बाजीराव प्रथम के समय, बाजीराव प्रथम के समय इनका एक सरदार था जिनका नाम था चिन्ना अप्पा। एक सरदार था, सरदार था जिनका नाम था चिन्ना अप्पा, चिन्ना अप्पा। मराठा पढ़ते तो अप्पा। चिन्ना अप्पा ने क्या किया? तो पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट छीन लिया। 1739 में पुर्तगालियों से बेसीन और सालसेट, सालसेट छीन लिया। पुर्तगालियों से बेसिन और सालसेट छीन लिया। ठीक है, तो इसमें दो ही पूछ सकता है, और सबसे ज्यादा पूछता है गोवा कब है। बाकी गुजरात का शासक का चर्चा भी नहीं करेगा। एक चर्चा थोड़ा देर के लिए भी कर लेते हैं, मुंबई की कहानी। मतलब बंबई में क्या हुआ, बंबई कैसे आया? बंबई इसलिए कि बंबई ही था, अब तो मुंबई कर दिए हैं। बंबई था तो क्या हुआ था? तो कभी कभी फैक्चुअल चीज देख लीजिए एक बार थोड़ा। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, जिसका विवाह, जिसका विवाह इंग्लैंड के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार से हुआ था। तो बाद में इसको क्या किया गया है? दहेज के रूप में, दहेज के रूप में इसको क्या मिला था? बंबई मिला था। दहेज के रूप में बंबई मिला था। अब देखिए एक चीज, यहीं रुक जाइए। लोग बोलते हैं दहेज प्रथा भारत की देन है, क्या यूरोप में नहीं था क्या? तो क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही दहेज, कितना पुराना उल्लेख मिलता है, दहेज के रूप में क्या मिला? बंबई मिला। इसने क्या किया? 1668 में मुंबई को 10 पाउंड, 10 पाउंड, पाउंड के वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया को दे दिया कि भाई आप 10 पाउंड सालाना हमको जमा कीजिए और बंबई का यूज कीजिए। फिर क्या करता है ईस्ट इंडिया कंपनी? 1687 में बंबई को अपना मुख्यालय बनाता है, मुख्यालय बनाता है। प्रश्न उठता है इससे पहले इसका मुख्यालय कहां था? तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर पुर्तगाली का चर्चा कर रहे हैं तो एक बार चर्चा कर दी। ठीक है, अब दो तीन चीज देखना है, पुर्तगालियों का योगदान और पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान, जो सबसे पहला योगदान है, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया। अब रुक जाइए एक मिनट जरा, सॉरी, एक चीज समझ जाइए, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया। अब प्रश्न उठता है प्रिंटिंग प्रेस भारत में क्यों लाए? क्या
इनको क्या प्रेस चलाना था? तो नहीं। एक्चुअली क्या था, इनको लगा किताब छाप के देंगे, लोगों को पढ़ने के लिए सुविधा बनाएंगे तो धर्म का प्रचार करना आसान होगा। इसलिए देखोगे प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का एक ही मकसद था कि कितना से ज्यादा धार्मिक किताब छापा जाए, बुक छापा जाए, उसका सर्कुलेशन बढ़ाया जाए, ताकि भारतीयों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार करना थोड़ा सुविधाजनक हो। ठीक है, उनका ये मकसद था। लेकिन यही प्रेस आने वाले समय देखोगे ब्रिटेन के विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध जब अखबारों का सीरीज चलेगा तो राष्ट्रवाद को जन्म देने में सबसे बड़ा योगदान लेके आएगा। तो स्वाभाविक है ये अपने उद्देश्य के लिए लाए थे, लेकिन भारत के लिए बाद में यह वरदान साबित हुआ। दूसरा देखिएगा, कुछ फसल, स्पेशली कुछ फसल ये लाते हैं, और कुछ फसल में मुख्य रूप से 4-5 ही फसल पूछता है। जैसे पूछता है मक्का, दूसरा तंबाकू, तीसरा आलू, फिर सुने होंगे पपीता। इसके अलावा बहुत कुछ है, भिंडी भी है, अनानास भी है, काजू है, काजू। तो स्वाभाविक है ये सब कुछ फसल है क्या कहते हैं, पुर्तगाली लाते हैं भारत में। इसलिए थोड़ा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मक्का, तम्बाकू, पपीता, काजू से पूछ चुका है। और स्टेट पीसेस क्या है ना, कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन दे देता है कि आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब पतन का कारण। जब पतन का कारण देखिएगा, पतन का कारण देखिएगा, तो पतन का कारण एक नहीं कई है। और जो सबसे प्रमुख कारण बोलिएगा तो बोलिएगा, देखिए धार्मिक रूप से कट्टर थे, धार्मिक रूप से कट्टर थे। धार्मिक रूप से कट्टर थे मतलब क्या, ये इनका मकसद व्यापार करने आए थे तो व्यापार करना था, ये एक्चुअली धर्म प्रचार में लग गए। और धर्म कैसे आगे बढ़े इसके लिए बहुत जुझारू रूप से काम किए। तो एक व्यापारी की छवि जो थी वो खत्म हो गई। तो स्वाभाविक सबसे पहला कारण यह था। दूसरा था कि इनकी व्यापार नीति बड़ी अस्पष्ट थी, अस्पष्ट थी। इनकी व्यापार नीति अस्पष्ट, अस्पष्ट, व्यापार नीति बड़ी अस्पष्ट थी। अस्पष्ट थी मतलब क्या, कि आपको कर्ण क्या रहे थे, ये अफ्रीका में गए तो अफ्रीका में कोई सिविलाइज सभ्यता नहीं थी, तो वहां पर तलवार के बल पर शासन करने लगे। लेकिन भारत में चाहिए कि तलवार के बल पर व्यापार करे, वस्तु का लूटपाट करे। एक्चुअली व्यापार कहाँ करते थे, लूटपाट करते थे। गए वस्तु अपने हिसाब से रेट दिए, लूट लिए, जो मन क्या उठा लिए, कोई विरोध करने वाला नहीं था। लेकिन भारत में ये संभव नहीं था। इसलिए स्वाभाविक है ये लूटपाट की नीति भारत में चलने वाली नहीं थी। फिर कुछ कारण देखोगे, जो बाद के, जो अलबुकर के बाद जो गवर्नर आए, वो गवर्नर बहुत मजबूत नहीं थे, उनके पास बहुत बड़ा विजन भी नहीं था। और जो सबसे बड़ा कारण है, बाद में जो डच आएंगे, डच को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो डच आएंगे तो डच क्या करेंगे, डच के पास नौसैनिक ताकत ज्यादा होगी। और देखिएगा डच और ब्रिटिशर्स मिलके इनको नौसेना में कई बार हराएंगे, तो अंततः इनके पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे रेगुलर होने का। अभी ऑफलाइन क्लास भी है तो स्वाभाविक है टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम अभी करके आ रहे हैं, अल्टरनेट डे वीडियो जाएगा, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। और टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा कोई टॉपिक, तो कोशिश करेंगे सैटरडे और संडे को लाइव आने का। ठीक है, फिर धन्यवाद।